A very good afternoon to all of you, dear students. A very happy new year to all of you. उम्मीद करता हूँ कि नया साल आप सबके लिए बहुत ही शुभकारी हो। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी को मनोवांछित सफलता मिले। इन्हीं आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ एक बार फिर आप सभी को warmest wishes of Happy New Year. Dear students, today we are going to discuss about a new unit of physical chemistry, that is gaseous state. भौतिक रसायन की ये जो गैसीय अवस्था वाली यूनिट है उसको आज हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स, पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार की अवस्था में रहते हैं, ये हमें पता है। ये तीनों अवस्थाएं जो हैं वो ठोस, द्रव और गैस अवस्था हैं। इनमें से ठोस व द्रव के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के काफ़ी निकट होते हैं, इसलिए इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स इतने अधिक दूर होते हैं कि इनका कोई फिक्स आयतन नहीं होता है और समस्त पदार्थों के कण गति में तो रहते हैं, लेकिन अंतराण्विक दूरियां जो हैं वो कम होने के कारण ठोस व द्रव में ये फ्री मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। जबकि ये स्टूडेंट्स, गैसों में इनके जो मध्य जो अंतराण्विक दूरियां अधिक होती हैं उसके कारण ये फ्री मूवमेंट कर पाते हैं और जितना स्थान उपलब्ध होता है ये उस सारे के सारे स्थान में फैल जाते हैं। गैसों की इन विशेषताओं के कारण ही गैसों की प्रकृति चाहे कुछ भी हो, कुछ सामान्य नियम इन सब गैसों पर लागू होते हैं। इस तथ्य के आधार पर डियर स्टूडेंट्स, गैस 2 प्रकार की होती है, एक आदर्श गैस और दूसरी वास्तविक गैस है। आदर्श गैसें ये होती हैं जो वो सामान्य गैस नियमों का पालन करती हैं, जैसे बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम, गेलुशक नियम, इन सभी नियमों को पालन करती हैं। और इनका एक जो कंबाइंड गैस इक्वेशन है PV = nRT, इस समीकरण का जो फॉलो करती हैं वो आइडियल गैस होती है। और PV = nRT को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। जो इन नियमों का पालन सामान्य परिस्थितियों में नहीं करती, उन गैसों को हम रियल गैसें या वास्तविक गैसें कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैसेस स्टेट से रिलेटेड, वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट गैसों के व्यवहार के संबंध में अब तक हमने अभी जिन नियमों की बात की है वे सब प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित हैं। इसकी व्याख्या गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है, जिसे सर्वप्रथम बर्नौली ने 1738 में दिया था और बाद में क्लाउसियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, क्रोनिंग, केल्विन, वॉन डेर वाल आदि कई साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था। The important postulates of kinetic theory of gases है, उसकी अगर हम बात करें तो लेट मी टेल यू दैट प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम अणु या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। किसी एक गैस के अणु, सभी के सभी अणु एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन ये अन्य गैसों के अणुओं से पर्याप्त डिफरेंट होते हैं। गैसों के अणुओं की सूक्ष्म, गोल व कठोर कणों के रूप में कल्पना की गई है, जिनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसके एक और प्रमुख अभिग्रहित की बात करें तो वो है गैस के अणु लगातार गति में रहते हैं। ये हर संभव दिशा में गति करते हैं। इनका वेग बहुत अधिक होता है और चाहे कोई भी दिशा हो, ये सदैव सीधी रेखा में गति करते हैं। जब ये पात्र की दीवारों के साथ अथवा परस्पर एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो किसी अन्य दिशा में, लेकिन पुनः सामान्य दिशा में गमन करने लगते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रहित की हम बात कर रहे हैं, तो एक और अभिग्रहित की अगर हम बात करें तो गैस के अणु जब पात्र की दीवारों से टकराते हैं
तो पात्र की दीवारें बल को अनुभव करती हैं और इकाई आयतन पर गैस अणुओं द्वारा लगाए जाने वाला बल ही गैसीय दाब होता है। गैस के अणुओं को ठोस गोलाकार होने के साथ साथ पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ परफेक्टली इलास्टिक भी माना गया है, जिससे उनकी परस्पर टक्करों से अथवा पात्र की दीवारों के साथ टक्कर होने से इनकी ऊर्जा बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती है। एक अन्य अभिग्रहित की अगर बात करें तो गैस अणुओं के मध्य परस्पर कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्यरत नहीं होता है और इनकी गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी गैस के समस्त अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। स्टूडेंट्स, इस फैक्ट के बारे में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमें याद रखना है कि गैस के समस्त अणुओं की जो औसत काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है, मान है, वो गैस के परम ताप कैपिटल टी के प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। एक और अभिग्रहित की अगर हम बात करें तो लेट मी टेल यू दैट समस्त अणुओं के वेग व ऊर्जा समान नहीं होते हैं। अतः अणुओं के वेग और ऊर्जा से तात्पर्य होता है उनका औसत वेग या औसत ऊर्जा। स्टूडेंट्स, गैसों के लिए अणुगतिक समीकरण का डेरिवेशन अगर हम करें तो लेट मी टेल यू दैट माना कि घन या क्यूब के आकार के एक बॉक्स हैं जिसमें कोई गैस भरी हुई है और इसमें हम यूँ मान के चलते हैं कि बॉक्स की एक भुजा की लंबाई L सेंटीमीटर और गैस में विद्यमान अणुओं की कुल संख्या को कैपिटल स्मॉल n से हम दिखाते हैं। अगर प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m ग्राम माना जाए और अणुओं का मध्य वेग अगर v x कोऑर्डिनेट की दिशा में तो v x सेंटीमीटर पर सेकंड अगर हम माने तो जिसको हम डायग्राम के रूप में भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, माना कि एक अणु घनाकार बॉक्स में आमने सामने की और दो दीवारों जैसे ये दीवार A अथवा B के मध्य गति कर रहा है, अतः वह बार बार A और B के साथ टकराता जा रहा है। क्योंकि टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है, अतः दीवार A के साथ टकराने से पहले तथा टकराने के बाद उसका वेग तो वही रहता है, बस उसकी दिशा विपरीत हो जाती है। अतः दीवार A पर एक अणु द्वारा टक्कर मारने से पूर्व का संवेग mvx और टक्कर मारने के बाद का संवेग -mvx होगा। और प्रत्येक टक्कर में संवेग में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो ये हम स्क्रीन पर देख सकते हैं mvx माइनस और माइनस mvx, इट मीन्स ये 2mvx होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ v वेलोसिटी वेग को बता रहा है और x जो है x y और z अक्षों में से अगर x अक्षांश x की तरफ गति कर रहा है तो हम vx दिखाते हैं। y x की तरफ अगर कोई मॉलिक्यूल गति करता है तो उसको हम v y और z x की दिशा में अगर कोई अणु गति करता है तो हम उस केस में वेग को v z से डिनोट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, a व b के बीच की दूरी जैसा कि अभी हमने बात की थी L सेंटीमीटर है, अतः एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर लगाने के लिए अणु को 2L दूरी तय करनी पड़ेगी। चूँकि इसका वेग vx सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स है, अर्थात अणु vx सेंटीमीटर दूरी को 1 सेकंड में तय करता है, इसलिए 2L दूरी को तय करने में इसे 2L/vx सेकंड का समय लगेगा। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। इसी प्रकार एक टक्कर में लगने वाला समय 2L/vx सेकंड और 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है इसका मान होगा vx/2L
और एक टक्कर में होने वाला संवेग परिवर्तन चूँकि 2mvx है, इसलिए 1 सेकंड में अणु द्वारा दीवार A पर होने वाला संवेग परिवर्तन जो है वो 2mvx इंटू vx अपॉन 12 इज इक्वल टू mvx स्क्वायर अपॉन L होगा। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि अणु दीवार A से टकराने के बाद दीवार B पर टकरा रहा है, इसलिए उस अणु द्वारा जितना संवेग परिवर्तन 1 सेकंड में दीवार A पर हो रहा है उतना ही दीवार B पर भी होगा। इन दोनों दीवारों के मध्य का अक्ष माना x है, अतः x पर 1 सेकंड में एक अणु द्वारा होने वाला संवेग परिवर्तन का मान होगा 2mvx स्क्वायर अपॉन L। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार पूरे बॉक्स में समकोणों पर स्थित तीनों अक्षों x, y और z अक्षों पर कुल 6 दीवारें अर्थात दीवारों के 3 पेयर्स हैं और एक अणु के लिए इन तीनों अक्षों पर गति की संभावना बराबर रहती है। इसलिए पूरे बॉक्स में एक अणु द्वारा 1 सेकंड में होने वाला संवेग परिवर्तन जो है वो 2mvx स्क्वायर अपॉन L प्लस 2mvy स्क्वायर अपॉन L प्लस 2mvz स्क्वायर अपॉन L, या संवेग परिवर्तन जो है वो 2m अपॉन L vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। यहाँ 2m अपॉन L कॉमन होने से हमने इसको बाहर लिया और vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर को अगर हम v स्क्वायर के रूप में डिनोट करें तो कुल संवेग परिवर्तन होगा 2m अपॉन L इंटू v स्क्वायर। यहाँ वेग v जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या वर्ग माध्य मूल वेग अथवा VRMS कहलाता है, जिसे सामान्यतः c के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि बॉक्स में विद्यमान अणुओं की कुल संख्या स्मॉल n है, इसलिए 1 सेकंड में होने वाला कुल संवेग परिवर्तन डियर स्टूडेंट्स n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2mnv स्क्वायर अपॉन L होगा। डियर स्टूडेंट, हम ये भी जानते हैं कि 1 सेकंड में होने वाला कुल संवेग परिवर्तन अर्थात संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ये 11th-12th में हमने डिस्कस किया था फिजिक्स में, और संवेग परिवर्तन की दर को ही हम बल कहते हैं। और इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अतः बल जो है F वो इज इक्वल टू होगा संवेग परिवर्तन की दर, तो F इज इक्वल टू 2mnv स्क्वायर अपॉन L। और प्रेशर या P की बात करें, दाब की बात करें, तो F अपॉन A। तो चूँकि घन में कुल 6 दीवारें हैं और प्रत्येक दीवार का क्षेत्रफल L स्क्वायर है, तो यहाँ A या क्षेत्रफल एरिया जो होगा वो 6L स्क्वायर होगा। इससे हम P की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो P इज इक्वल टू 2mnv स्क्वायर अपॉन L इंटू 1 अपॉन 6L स्क्वायर। इट मीन्स 2mnv स्क्वायर अपॉन 6L क्यूब। और इसको हम P और V को जो अपॉन में दिया है उसको एक साथ रखें तो PV इज इक्वल टू 1 अपॉन 3mnv स्क्वायर होगा। ये जो समीकरण है PV इज इक्वल टू 1 अपॉन 3mnv स्क्वायर, उस समीकरण को गैसों का अणुगतिक समीकरण कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस समीकरण को हमें याद रखना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और इस समीकरण से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए हमें याद रखना है। PV इज इक्वल टू 1 अपॉन 3mnv स्क्वायर। यहाँ P दाब को बताता है, V वॉल्यूम को बताता है और N मास, एक अणु के मास को बताता है, N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताता है, V जो है वो स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को बताता है, वर्ग मध्य मूल जिसे हम वेग कहते हैं। यह गैसों के लिए एक मूल समीकरण है जिससे आदर्श गैसों के समस्त नियमों की व्याख्या हम
कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल बॉयल के नियम की अगर हम बात करें तो लेट मी टेल यू, अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहीतों के अनुसार गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा जो है वो उसके परम ताप के समानुपाती होती है, अर्थात 1/2 mv² इज़ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T और 1/2 mv² इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाते हैं और तो इज इक्वल टू या बराबर का चिन्ह लगाने के लिए एक स्थिरांक हमें लगाना होगा, तो 1/2 mv² बराबर kT। अगर दोनों तरफ इस समीकरण को 2/3 से मल्टीप्लाई करें तो इस समीकरण का जो रूप है वो 2/3 इंटू 1/2 mv² इज इक्वल टू 2/3 kT होगा। और इससे 2 से 2 कटेगा तो 1/3 mnv² इज इक्वल टू 2/3 nkT होगा। और 1/3 mnv² चूँकि pv के इज इक्वल टू होता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसकी जगह pv रखेंगे तो pv इज इक्वल टू 2/3 nkT होगा। यहाँ इस pv इज इक्वल टू 2/3 nkT में हम देख सकते हैं कि समीकरण जो है हमें प्राप्त हुआ उसमें 2/3 तथा k दोनों ही कांस्टेंट हैं। इसलिए यदि गैस की निश्चित मात्रा हो अर्थात n स्थिर हो और टेम्परेचर भी स्थिर हो तो दाईं ओर का पूरा व्यंजक स्थिरांक हो जाता है, और उस स्थिति में जो समीकरण का जो रूप है वो हमें प्राप्त होगा pv इज इक्वल टू स्थिरांक। इट मीन्स pv इज इक्वल टू p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2, और ये pv इज इक्वल टू स्थिरांक या p इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये बॉयल का नियम है जिसको कि हमने सामान्य काइनेटिक गैस थ्योरी के इक्वेशन से हमने ड्राइव किया है, डिस्कस किया है। इसी प्रकार डाल्टन का आंशिक दाब नियम, चार्ल्स का नियम, इन सभी नियमों को भी हम इस pv इज इक्वल टू 1/3 mnv² या अनुगतिक समीकरण द्वारा हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्कशन में करेंगे। आज के डिस्कशन के लिए इतना ही, और एक बार फिर आपको नए वर्ष की, नूतन वर्ष की मंगल शुभकामनाएं, शुभाशीष। उम्मीद है कि कोरोना का परहेज या कोरोना के से बचने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनकी अनुपालना आप निश्चित रूप से कर रहे होंगे। आनंदम प्रोग्राम से रिलेटेड अपनी एक्टिविटीज़ को भी आप समुचित रूप से अंजाम दे रहे होंगे, ना सिर्फ अंजाम दे रहे होंगे बल्कि उनको नोट डाउन भी आप प्रॉपर ढंग से करते जा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के डिस्कशन में इतना ही। नेक्स्ट डिस्कशन में कुछ नए विमर्श के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।